पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो योग हैं उनके हवाले से डिस्कशन चल रही है, जिसमें पंच महापुरुष योग की जो पूरी सीरीज़ थी एरीज़ टू पाइसेस वाली, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की कंप्लीट हो गई और आज से एक नया योग जो है उसके हवाले से गुफ्तगू जो है वो की जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ एक दो सवालात हैं जो मेरे पास आए थे, मैंने कहा मैं उसका जवाब जो है वो पहले देता चलूँ। सबसे पहले तो सवाल आया था, हमारी एक बहन है, उन्होंने पूछा था कि अगर एक जायचे में बहुत सारे प्लैनेट्स ख़राब हो जाएं, मतलब 2 से ज़्यादा 3-4 ख़राब हो जाएं, तो क्या सबका ही सदका देना पड़ता है? तो उसमें ये है कि सदक़ात, कुछ चैरिटी करना, डोनेट करना, जितना ज़्यादा आप लोग करें या जो प्लैनेट्स ख़राब हैं उतना ज़्यादा बेहतर होता है, आप कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि सदका देना भी कई दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में कई दफ़ा अपना घर का ही सिलसिला ऐसा नहीं चल रहा होता कि आप किसी की मदद करें या कुछ भी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान जो है उसकी जान और माल के ऊपर सदका जो है वो देना बड़ा ज़रूरी है, और उसमें ज़रूरी नहीं कि आप कोई लाखों करोड़ों का, हज़ारों का सदका दें, आप सिर्फ़ एक खजूर भी दे दें। कहने का मकसद ये था कि आप अगर एक ज़र्रा भी निकाल देते हैं उस मकदार में से या नियत कर लेते हैं तो फिर भी आपका जो सदका है वो कबूल हो जाता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं उसको। और अगर आपके पास हज़ारों नहीं हैं, आप 1 रुपये का सदका दे सकते हैं, आप 2 रुपये का दे सकते हैं, 3 रुपये का दे सकते हैं, या जो भी प्लानिटरी पोजीशन की ख़राबी है, इंसान किसी से मुस्कुरा के मिल ले, किसी को देख ले। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमने ये भी देखना है कि मुस्कुराने का ताल्लुक़ कौन से प्लानट से है। अगर मुस्कुराने का प्लानट ही ख़राब है तो आपकी मुस्कुराहट ही नहीं होगी चेहरे पे। तो सदक़ात जो बेसिक्स हैं वो मैंने आप सब लोगों को बताए, आप सब लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उनको अडॉप्ट किया, सीखा। अब एटलीस्ट आप लोगों के जो जायचे के फंडामेंटल्स हैं वो सारे क्लियर हैं। अब सबको पता है कि मार्स से रिलेटेड हैं जितनी भी रेड कलर की चीज़ें, तो ख़ुद अपने आप को अब इस काबिल बनाइए कि हम किस तरह से इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बच्चा अगर ज़िद करता है या रोता है, आज से कुछ 10-20 साल पुराना माएँ जो थीं लाल मिर्चों का सदका क्यों देती थी? ताकि उस बच्चे की ज़िद कम हो। ज़िद का ताल्लुक़ किसके साथ होता है? मार्स के साथ ताल्लुक़ होता है उसका। तो इसी तरह आप लोग ख़ुद से भी रिसर्च कीजिए और ये मत सोचिए कि सदका देना को, बहुत बड़ा सदका देना ही बहुत बेनिफिशियल होगा। आप छोटी मकदार में भी सदक़ात दे सकते हैं। अब जैसे अंडा है, अब अंडे की सफ़ेदी मून है, अंडे की जो जर्दी है वो सन है। अगर आप उसको कव्वों को डाल दें तो कव्वा कौन है? खाने वाला ज़ुहल, सैटर्न। कि एक ही सदक़े में 3 चीज़ों के सदक़ात आपके हो जाते हैं, कि इस तरह से भी आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर दूसरा सवाल था साढ़े के हवाले से। साढ़े के हवाले से काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इस सेशन में इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि साढ़े कैसे लगती है, ढाइया क्या होता है। इन सारी चीज़ों को मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताऊंगा, ताकि जब हमारी तफसीली गुफ्तगू साढ़े पे हो तो वो फिर बेहतर अंदाज में आप लोग समझ पाएंगे। तीसरा सवाल ये था कि अब कमर जो मून है,
हर महीने शर्फ का होता है, हर माह। मून एवरी मंथ टॉरस में आता है, और ये सवाल था कि जब मून शर्फ का हो जाए तो उसके लिए हमें क्या अमलियात करने चाहिए। देखें, एस्ट्रोलॉजी एक डिफरेंट शोबा है, अमलियात एक डिफरेंट शोबा है। अगर आपके जायचे में मून अच्छा नहीं है, को बाय बर्थ कमर दर अकरब चल रहा है, डिग्री वाइज वीक है, तो जैसे ही आप उस महीने में शर्फ का उसको पाएँ तो आप उसकी कोई बेहतर अंदाज में रेमेडी कर सकते हैं। आप सूरह कमर जो है वो पढ़ सकते हैं उस दौरान, अगर आपने अमलियात करने हैं, को वज़ाइफ करने हैं, या आप सफ़ेद रंग की चीज़ों के सदक़ात जो हैं वो आप दे सकते हैं। तो अपने आप को अब इस काबिल कीजिए कि हम ख़ुद से कैसे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है योग के हवाले से भी, और एक सवाल और आया था मेरे पास, और वो ये था कि ये बताया जाए कि जो मर्डर है उसको कैसे देखा जाता है जायचे के अंदर। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हमने अपना सीखने के अमल का आगाज़ किया था तो सबसे पहला जो लेक्चर था उसको हमेशा अपने जहन में रखें। हमारा वो पहला लेक्चर था एस्ट्रोलॉजी के एथिक्स के ऊपर। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के एथिक्स नहीं थे वो, आप सबके लिए कुछ असूल थे उसके अंदर जो आपने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर इम्प्लीमेंट करने थे। एवरीबडी नोज़ कि हम मौत को 8वें घर से देखते हैं, सबको पता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमने लिमिटेशंस रखनी है, अपने ऊपर बाउंडिंग रखनी है। सीखने की हद तक आप बिल्कुल सीख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसका ये कतन मकसद नहीं है कि अगर आपको किसी के बारे में जायचा बनाने के बाद ये पता चल जाए कि आपका शौहर आपको 6 माह के बाद तलाक दे देगा क्योंकि आपके निकाह का टाइम ही ठीक नहीं था, बजाय इसके कि आप उसको डराएं या उसको परेशान करें, आप कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकालें कि उनकी ज़िंदगी में किस तरह से बेहतरी आ सकती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जब मैं पहली दफ़ा जायचा देखता हूँ तो उसके अंदर मुझे भी तशवीश होती है कि ये ख़राबियाँ हैं, लेकिन आपका एक जुमला किसी की ज़िंदगी को बेहतर भी कर सकता है और किसी की ज़िंदगी को नुकसान में भी लेकर जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी होती जा रही है, बहुत सारे लोग इस तरफ आ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेशनली इसको कर भी रहे हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोफेशनली इसको आगे लेकर इंशाल्लाह जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी को अगर आप यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि हमेशा किसी न किसी की भलाई और बेहतरी के लिए। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स ही नहीं सीखी बेहतर अंदाज में, जैसे हमारा पिछला सेशन था पंच महापुरुष योग का, आज हम लोग बुध आदित्य राजयोग के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं कि योग क्या होता है। आप लोग को पता चल जाता है कि इसकी प्लेसमेंट जायचे में ये हो तो ये इस तरह के असरात देता है। सिर्फ किसी को इंजेक्शन लगा देने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, आपको पूरा एक नॉलेज और इल्म हासिल करना पड़ता है। फिर ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा, कोई ना कोई हल तो होगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात के ऊपर भी कुछ ऐसी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज़ रखें कि इससे आगे आप लोगों ने नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने पहले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि उन चीज़ों से हमने थोड़ा सा दूर रहना है। मैं चाहता हूं कि जिन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूं, मेरे से अगर आप लोग जो चीज़ सीख रहे हैं तो हर इंसान का अपना अक्ल है, अपना शऊर है, वो ख़ुद से चीज़ों को बेहतर कर सकता है, आगे भी लेकर जा सकता है। अब आप लोगों को इतना पता है कि जायचे के 12 घर हैं, मैंने आप लोगों को 10 बताए, लेकिन जब आप ख़ुद रिसर्च करने जाएंगे आपको ये कम से कम पता चल जाएगा कि इस घर में 20 चीज़ें और भी हैं। अगर मैं किसी योग के बारे में आपको बताता हूँ तो आपको ये एटलीस्ट मालूम हो जाएगा कि इस योग की और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो मेरा ये मकसद है कि आपको वो जो एक बुनियाद और बेस है वो मैं आप लोगों की क्लियर कर दूं, ताकि प्रोफेशनली या शौकिया या जिस भी अंदाज में आप इसको लेकर चल रहे हैं, मैं कम से कम इसको शौकिया लेकर नहीं चल रहा,
मैं इसको प्रोफेशनली इसीलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करूँ जिससे आगे चल के सीखने में मज़ीद को प्रॉब्लम्स ना आए। तो बहुत सारे ऐसे सवालात मेरे पास आते भी हैं, बहुत अच्छे सवाल होते हैं। हम बहुत सारे सवालात को हम लोग डिस्कस भी करते रहते हैं, और आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल आता है आप बिल्कुल मेरे से शेयर भी कर सकते हैं, उसको आगे भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ये होता है, कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि अगर मैं उसका जवाब अभी दे दूं शायद समझ ही ना आए, अगर उसका जवाब मैं कुछ अरसे के बाद देता हूं, जैसे अगर मैं पंच महापुरुष योग 3 महीने पहले आपको पढ़ाता तो शायद समझ ना आता। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, उसी तरह से उसको लेकर हमने चलना है। और एक चीज़ अपने जहन में रखें, गुफ्तगू तवील होती जा रही है, कि अपने ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस लगाइए, अपने ऊपर भी थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखिए कि एस्ट्रोलॉजी ये एक बेहतरी और रहनुमाई करने का इल्म है। अगर किसी शख्स की पर्सनालिटी में एग्रेशन है, आपको जायचा उसका बताता है, तो आप उसको ये कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपको जायचा अगर देख रहे हैं और उसके जायचे में नज़र आ रहा है कि भाईजान ये किसी का मर्डर कर सकता है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि आप मेरे से वादा करें कि आपने अब आज के बाद गुस्सा नहीं करना। आप उसकी रेमेडीज़ करवाएं। अगर वो शख्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसकी रेमेडीज़ करवाएं ताकि वो शख्स गुस्से की तरफ जाने से थोड़ा सा इज्तनाब करे और बच जाए। तो ये कुछ थोड़े से बेसिक एथिक्स हैं जिनको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आगे चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का हमारा जो लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुध आदित्य राज योग के हवाले से। ये नाम सुनकर थोड़ा सा आप लोग घबराए होंगे, ये क्या बड़ा अजीब सा नाम है। मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कंजक्शन सन और मरकरी, यानी अगर किसी भी एक घर में सन और मरकरी जो है ये दोनों आ जाएं तो उसको कहा जाता है बुध, यानी मरकरी आदित्य यानी शम्स को रिप्रेजेंट करता है, और राजयोग के अगर एक जायचे में, किसी भी जायचे में सन और मरकरी एक ही घर में प्लेस हो जाएं तो ये दोनों का कंजक्शन होता है और ये एक योग बनता है बुध आदित्य राजयोग। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर जहन में एक सवाल आता है कि शम्स के करीब कोई भी प्लैनेट आ जाए वो तो कंबस्ट हो जाता है, ग़रूब हो जाता है, तो ये योग फिर किस तरह से बनेगा। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी और वो ये थी कि जैसे अगर आप इंजेक्शन लगाना सीख लेते हैं, इट डज़ंट मीन कि आप एक डॉक्टर भी बन गए हैं। उसके लिए प्रॉपर नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है, प्रॉपर थ्योरीज़ का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 80% बर्थ चार्ट्स के अंदर मरकरी हमेशा कंबस्ट होता है। आप किसी का भी जायचा बनाएं, उसके अंदर हमेशा आपको सन और मरकरी दोनों साथ साथ ही नज़र आते हैं, क्योंकि ये दोनों साथ साथ रहते हैं। इन दोनों का जो फासला है वो हमेशा करीब करीब होता है। 80% मैं तो अपनी ज़िंदगी में जितने भी जायचे बना चुका हूँ और जो एस्ट्रोलॉजी की थ्योरीज़ हैं उनके अंदर भी ये पता चलता है कि मरकरी 80% बर्थ चार्ट्स के अंदर कंबस्ट हो जाता है, इसको फिर एक्टिव करना पड़ता है। बुध आदित्य राजयोग के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स बड़े ज़रूरी हैं, उनका समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इन दोनों का कंजक्शन करता क्या है। ये इंसान के अंदर पोलाइटनेस पैदा करता है, उसकी ज़िंदगी में स्मूथ राइज को पैदा करता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर जितना मर्ज़ी हैवी किस्म का वर्कलोड हो जाए उसको आसान करता है, इंटेलिजेंस को पैदा करता है, अक्लमंद बनाता है। क्योंकि एक प्लैनेट है हरकत देने वाला और दूसरा प्लैनेट है अकल वाला, यानी बुध। बुध मीन्स मरकरी, अकल। और सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन सोलर सिस्टम, कि एक मेजर प्लैनेट के साथ एक ऐसा प्लैनेट आकर बैठ जाए जिसका ताल्लुक़ होता है अकल के साथ, जो कि इंसान की अकल को भी देखता है। तो इन दोनों का कंजक्शन एक घर में होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो पहले घर में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, इन 12 घरों में से किसी भी घर में हो।
दूसरे नंबर पर यह भी देखना ज़रूरी होता है कि मरकरी कम्बस्ट तो नहीं है। अगर मरकरी कम्बस्ट हो जाता है तो फिर ये राजयोग इम्प्लीमेंट नहीं होता। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये होती है कि लगन के साथ भी इसकी कितनी दोस्ती है। अगर लगन आपकी लेट सपोज कोई भी है और मरकरी उसके लिए एंटी है या सन उसके लिए एंटी है, तब भी ये राजयोग नहीं बनता। मैं आपको हर लगन के अंदर बताऊंगा कि किस लगन में, एरीज से पाइसिस तक हम सारी लगन्स को पढ़ेंगे कि किस लगन के अंदर ये राजयोग बनता है, और जिस शख्स के जायचे में ये राजयोग लग जाए उसको हुक्मरानी, चाहे वो किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ क्यों ना हो, चाहे ख़वातीन जो काम नहीं कर रही होती उसके बावजूद उनको एक बड़ा नुमाया मुकाम देता है, फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि आपने ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसी करनी है, आप बग़ैर मेहनत के आपको वो चीज़ मिल जाती है, आसानी हो जाती है आपके लिए। अगर आपके जायचे में कंजक्शन हो जाए सन और मरकरी का और दोनों बेनिफिशियल हो अकॉर्डिंग टू असेंडेंट, यानी लगन के मुताबिक ये बहुत अच्छे हों। अगर सन ख़राब हो जाता है लगन के मुताबिक, अगर वो एंटी है, नहस है, तो ये राजयोग नहीं लगेगा। अगर मून नहस हो जाता है या 6, 8, 12 का मालिक है, या इन दोनों में से जाकर ये बैठ गए हैं हबूत के घर में, नीच के हो गए हैं, तब भी ये राजयोग नहीं लगता। तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं इस राजयोग के लगने के। लेकिन जिनके जायचे में ये राजयोग लग जाता है तो फिर सारी ज़िंदगी, जिस तरह से हमने पंच महापुरुष योग पढ़े थे, लेकिन हमने उसको समझ के पढ़ा। ऐसे नहीं कि पंच महापुरुष योग के कोई भी सहारा अपने घर में आ जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। एक चीज़ अपने जहन में रखें, डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग अगर योग पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर एक थ्योरी के तहत, एक प्रॉपर नॉलेज के तहत पढ़ रहे हैं कि अगर आप किसी का जायचा बना देते हैं और उसके जायचे में बुध आदित्य राजयोग लगा हुआ है, आप उसकी तारीफ़ कर देते हैं और वो कहता है कि मैं तो मेहनत कर कर के थक गया हूँ, सुबह से लेकर रात तक मुझे होश नहीं आती, मुझे इस राजयोग का क्या फ़ायदा। क्या आपने चेक किया उसके जायचे में सन कहीं 0 डिग्री पे तो नहीं बैठा हुआ था? अगर सन भी 0 डिग्री पे चला जाए तो ये राजयोग काम नहीं करता। उसके अंदर थोड़ी बहुत ताकत होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 3 या 4 दर्जे पे हो तो फिर काम दे देता है, या मून जो है वो भी 4-5 दर्जे पे आ जाए तो काम दे देता है। और इनके दरमियान जो फासला है वो 12 डिग्री से ज़्यादा होना ज़रूरी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको पढ़ने में, सीखने में, समझने में बड़ा मज़ा आएगा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस वक्त आप लोग जायचा तो देख रहे हैं, नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 का मतलब है एरीज़। एरीज़ असेंडेंट के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये जो राजयोग है बुध आदित्य यानी सन और मरकरी का जो कंजक्शन है, क्या इस एरीज़ असेंडेंट के अंदर ये कंजक्शन बनेगा? इस जायचे के अंदर, एरीज़ असेंडेंट के अंदर ये राजयोग नहीं लगता। किसी भी हाउस में हो तो राजयोग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी, सन और मरकरी इन दोनों का जायचे के अंदर अच्छा होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक भी नहस हो जाता है तो फिर ये राजयोग इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मैं तमाम जायचों का बताऊंगा, तमाम असेंडेंट्स का बताऊंगा, ताकि अच्छी तरह आप लोगों को ये हिफ्ज़ हो जाए एंड तक कि बेसिकली योग है क्या। अब इस एरीज़ असेंडेंट के अंदर ये राजयोग क्यों काम नहीं करता? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मरकरी जो है, मरकरी का ताल्लुक़ है जायचे के 3रे घर से और जायचे के नहस 6ठे घर से। तो एरीज़ असेंडेंट के अंदर मरकरी एक वैसे ही एंटी प्लैनेट है, तो इस बेस के ऊपर कभी भी ये बुध आदित्य राजयोग एरीज़ असेंडेंट में नहीं लगेगा।
इसके अलावा अगर एरीज यहाँ पर कम्बस्ट हुआ पड़ा है तो ठीक है, राजयोग नहीं लगा, कम्बस्ट है, आप उसको एक्टिव करने के लिए उसका स्टोन रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बड़ी दफ़ा आपको बताया किसी भी प्लैनेट का ख्वाह उसका ताल्लुक 6, 8, 12 से क्यों ना हो, वो नीच या हबूत का क्यों ना हो, उसका डेड होना ये अच्छी बात नहीं है, उसका एक्टिव होना ज़रूरी है। कि अगर इंसान बीमार है तो बीमारी की शिफा भी चाहिए, ये नहीं है कि बीमार हो गया तो फिर छोड़ दें उसको कि कोई लाइलाज नहीं करना। तो अगर कोई प्लैनेट डेड हो जाता है तो वो फिर लाइलाज हो जाता है। वो जिस घर से आया है, मेहनत के घर से आया है, तो फिर मेहनत का सिला नहीं है। बीमारी के घर से आया है तो फिर बीमारी की शिफा नहीं है। कर्ज के घर से आया है तो फिर कर्ज उतरेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। खौफ है तो खौफ बढ़ता चला जाएगा। जिम्मेदारियां हैं तो बढ़ती चली जाएंगी। हार्डशिप है तो हार्डशिप के इंसान को पैदा होने से, होश संभालने से लेकर आखिरी वक्त तक वो इस चीज़ से ही नहीं निकल पाएगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया। उसको सर खुजाने का ही नहीं टाइम मिलेगा कि मैं कभी अपने बारे में भी सोच लूँ। तो किसी भी प्लैनेट का डेड होना इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि वो फिर उस चीज़ को ख़राबी है तो वो फिर उसको बढ़ाता चला जाएगा। तो इस जायचे के अंदर अगर सन आकर पहले घर में ही बैठा है और साथ मरकरी है, अब यहाँ पर सन को शर्फ मिलता है। सन अपने शर्फी एतबार से फ़ायदा बिल्कुल देगा, लेकिन मरकरी चूँकि नहस है ये योग नहीं होगा। इस एतबार से मरकरी जो है अगर यहाँ पर डेड नहीं है, कम्बस्ट नहीं है, गरूबियत का शिकार नहीं है, तो फिर मरकरी साहिब जायचा को छठे और तीसरे घर का और अपने एंटी होने की खराबियाँ उसको ज़रूर देगा। अगर ये दोनों दूसरे घर में आकर बैठ जाएं, सेकंड हाउस में, अब सन के पास है 5वां घर, तो यहाँ पर आने से क्या होगा, ये दोनों आ जाएंगे। अब योग तो नहीं मिल रहा, योग तो नहीं मिल रहा, ये आप लोगों को पता चल चुका है, लेकिन सन बेनिफिट देगा, मरकरी वहाँ खराबियाँ पैदा करेगा। थर्ड हाउस, यहाँ पर ये दोनों आकर बैठ जाएं कि औलाद, मोहब्बत, अनसर्टेन गेन को हार्डशिप में जाके रख दिया। अब यहाँ पर आपकी हार्डशिप एक्टिव हो जाएगी। मरकरी अपने घर में आ गया, लेकिन जो अच्छा प्लैनेट था इस जायचे का सन, वो हार्डशिप में जाकर बैठ गया। चौथे घर में आकर ये दोनों बैठ जाएं, दोनों इकट्ठे आकर बैठ जाएं, तो यहां पर सन फायदा देगा लेकिन मरकरी फायदा नहीं देगा, क्योंकि मरकरी नहस है। फिफ्थ हाउस में आकर दोनों बैठ जाएं, सन अपने घर का मूल त्रिकोण में आ गया, बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन मरकरी आया है यहाँ से, मरकरी प्रॉब्लम्स देगा, औलाद को बीमार कर सकता है, मोहब्बत में प्रॉब्लम्स दे सकता है, अनसर्टेन गेन को लॉस में बदल सकता है। कि अगर मरकरी की डिग्री थोड़ी सी ज़्यादा है, बेहतर है, और सन की डिग्री कम है, तो फिर मरकरी नुकसान दे सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अपने घर में सन 2 डिग्री पे है और मरकरी कंबस्टन से निकलकर यहाँ पर आकर बैठ जाता है और मरकरी बैठा हुआ है 18 या 20 दर्जे के ऊपर, तो मरकरी फिर प्रॉब्लम्स देगा। छठे घर में ये दोनों आकर बैठ जाएं, तो यहाँ पर अगर लगन का मालिक अच्छा है, अगर लगन का मालिक अच्छा है, तो यहाँ पर मरकरी अपने घर में शर्फ का है, विपरीत राजयोग लेकर बैठा है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सन खराब हो जाएगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी को ये नहीं बता देना कि भाई कमाल बल्ले बल्ले हो गई आपकी, कि आपको बुध आदित्य राजयोग लग गया छठे घर में, अतारत को वहाँ विपरीत राजयोग भी मिला हुआ है, अतारत वहाँ पे शर्फ का भी है, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों में से एक का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों आकर बैठ जाएं 7वें घर में, अब यहाँ पर सन नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन, सन भी ख़राब, मरकरी वैसी प्रॉब्लमेटिक है, तो मोहब्बत की ना शादी होने देगा, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स देगा, तमाम उन प्रॉब्लम्स को उजागर करेगा जहाँ से आए हैं, जहाँ बैठे हैं और जहाँ जहाँ देख रहे हैं। 8वें घर में दोनों आकर बैठ जाते हैं, अब यहाँ पर मरकरी विपरीत राजयोग बनाएगा, लेकिन सन खराब हो गया, तो यहाँ भी
कोई फ़ायदा नहीं। अब ये दोनों आकर बैठ जाते हैं ज़ायचे के 9th हाउस में। 9th हाउस में सन बेनिफिशियल है, मरकरी नहस है, वो प्रॉब्लम्स देगा। दोनों आकर बैठ जाते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस के अंदर यहाँ पर सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, दिशा बली हो जाता है, अच्छा है, उसके तमाम बेनिफिट देगा वो। लेकिन मरकरी जो है वो बेनिफिट नहीं देगा। 11th हाउस में यहाँ पर सन फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि मूल त्रिकोण अपने घर को वहाँ से देख रहा है कि अकेला फ़ायदा देगा अगर डिग्री वाइज उसमें ताकत है, लेकिन मरकरी जो है वो प्रॉब्लम्स को ज़रूर के छोटी मोटी बीमारी दे देगा। दोनों आकर 12वें घर में बैठ जाएं तो यहाँ पर विपरीत राजयोग मरकरी को मिल जाएगा अगर लगन अच्छी है। अगर 12th हाउस में आकर सन और मरकरी बैठ जाते हैं तो यहाँ पर मरकरी को अगर लगन का मालिक मार्स अच्छा है, विपरीत राजयोग मिलेगा कि मरकरी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन सन जो है वो ख़राब हो जाएगा। अलबत्ता ये कि बैरून मुल्क इमिग्रेशन के तमाम योग बना देगा, लेकिन औलाद की प्रॉब्लम्स वो तो मतलब बुध द्वितीय राजयोग नहीं है। इंडिविजुअली अपनी अपनी चीज़ों को पॉजिटिवली और नेगेटिवली देखते हुए दोनों बिहेव कर रहे होंगे। तो एक चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी घर के अंदर अगर सन और मरकरी दोनों साथ साथ आ जाएं, इट डज़ंट मीन कि वो बुध आदित्य राजयोग लेकर बैठे हैं, उसकी जो कंडीशंस हैं उनका पूरा होना भी ज़रूरी है। जैसे विपरीत राजयोग की कंडीशन क्या है, लगन का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। पंच महापुरुष योग में अपने घर में आ जाए या कोई न्यूट्रल प्लैनेट है वो अपने घर में आ जाता है तो फिर ये योग बनता है, और वो भी केंद्र के। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी है, अगर किसी असेंडेंट के अंदर सन या मरकरी दोनों न्यूट्रल हैं यानी एवरेज हैं, उनको भी बुध आदित्य राजयोग मिल जाता है अगर वो नहस नहीं है, एंटी नहीं है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।